हाय, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद अब मिल रहे हैं। वीडियो थोड़ा बनाने में लेट हो गया, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे। धर्मेंद्र बिश्नोई का ही मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने भी धर्मेंद्र बिश्नोई का सॉल्यूशन नहीं करवाया है। तो पढ़ते हैं क्लास 9th का मैथ, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब देखिए, जो भी चीज़ें हमारे इस आसपास दुनिया में जो भी चीज़ बनी है, बिना नंबर के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो नंबर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर का भी एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो उन्हीं नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमें किसी भी चीज़ को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए हमें नंबर की आवश्यकता है। 1, 2, 3, 4, 5 या लाख या करोड़, अरब, जितने भी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक धनी इंसान है, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम अपने इस टाइम के जेफ बेजोस को। तो उनका अगर काउंट करना है उनके पैसों को, तो भैया नंबर सिस्टम अगर ना होता तो कैसे वो काउंट करते, या कैसे उनको बिना काउंट किए कैसे हम उनको पूरी दुनिया का अमीर इंसान मान लेते। तो नंबर सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके बारे में जानते हैं क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में बोले तो इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो वैसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में अगर हम जाते हैं और मान लीजिए सेब की दुकान है या कुछ भी हम लेते हैं, तो कहते हैं भैया 2 दे देना या 3 दे देना। तो ये 2 या 3 क्या है? ये नंबर्स हैं। ये क्या है? ये नंबर्स हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 जो भी बोल देते हैं। अब देखिए, ये देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इन्हें धन पूर्णांक भी कहते हैं। कहने का मतलब क्यों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है? क्योंकि ये 1 से ही शुरू होती है। तो इसका मिनिमम जो नंबर होगा, कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वो 1 होती है, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से होता है। 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं। और इसे हमेशा n से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल, n फॉर नेचुरल और n फॉर n से दर्शा देंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? और कोई पूछे कि इसको सेट बना के दर्शाइए, तो n का जो सेट होता है, सेट का मतलब अभी हम लोग 11 में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर मिलता है सेट, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से मतलब कि गो ऑन, जब तक जाएंगे तब तक, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या समझ गए? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग होती हैं, और वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 से गो ऑन, मतलब कि आगे तक चलती हैं। नेचुरल नंबर समझ गए। अब आते हैं जीरो। जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए कि अगर जीरो ना होता तो क्या हम, जैसे 1 है, 9 तक गए और उसके बाद 10 आता है, तो अगर जीरो ना होता तो क्या ये 10 पॉसिबल होता? इम्पॉसिबल चीज़ है अगर ये जीरो ना होता तो जीरो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए हम जीरो के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, वैसे ही एक ही एग्जांपल में मैंने लिखा है x + 4 = 4। तो क्या x + 4 = 4 है? तो x = 4 और -4। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या खोज किया? शून्य की खोज की। और इस शून्य ने क्या किया? हमारे नंबर सिस्टम को बढ़ाने में, आगे तक करने में, जैसे 10, 100, 90, 80 बनाने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता होगी। तो जीरो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया? अब जीरो की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो शून्य की विशेषता क्या होती है? इसको अगर हम किसी भी संख्या में अगर जीरो से जोड़ेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। जैसे 5 में जीरो जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा, 6 में तो 6 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो जोड़ें और या तो घटाएं, हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता है। शून्य की विशेषता बता रहा हूँ कि शून्य को अगर किसी संख्या में जोड़ें या शून्य को किसी संख्या में घटाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस वैल्यू पे। अब आगे आते हैं। दूसरा मैंने लिखा है 10 × 0 = 0। मतलब कि आप किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा शून्य ही होगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना, चाहे वो 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब भी हो, अगर उसमें जीरो से गुणा कर दिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे थानोस, सबने एवेंजर्स एंड गेम देखा हो, थानोस का मतलब क्या है? उसने चुटकी बजाई तो सारा खत्म। तो वही हाल है कि मतलब जीरो एक ऐसी संख्या है जिसने चुटकी बजाया तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जीरो में बदल देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड है कि अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा।
जीरो से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, आप बोल सकते हैं उसको अनंत बोल सकते हैं हिंदी में। अब सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है, शून्य एक को एक सम संख्या माना जाता है। शून्य एक सम संख्या है। 4 प्रॉपर्टीज हो गए। अब लास्ट में चलते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। एक प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 0 + n = w। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और नेचुरल नंबर को अगर आपस में मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं, पूर्ण संख्या बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर को हमेशा w से दिखाते हैं, w फॉर होल, और w से दिखाते हैं। अगर इसका सेट बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 थी, अब इसके आगे सिर्फ 0 अगर जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा सा मैंने एक ट्रिक बता दिया है कि 0 और नेचुरल नंबर जब मिल जाएंगे तो वो होल नंबर बन जाएंगे, और 1 से अगर स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है तो वो नेचुरल नंबर बन जाएंगे। और शून्य के बारे में मैंने पूरा आप लोग को डिटेल में बता ही दिया। अब आते हैं कुछ विशेष की तरफ, स्पेशल क्या है। अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है तो सबसे मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, तो 1 से लेके अनंत तक जितनी भी होंगी वो होल नंबर में भी आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पिताजी जो हैं, तो हम अपने पिताजी के ही एक अंश हैं। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि ये पुत्र हैं और ये पिता हैं, तो ये इसमें समाहित हैं। कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी वो पूर्ण संख्याओं में भी सम्मिलित होंगी, इसलिए इनको हम कहेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। 3 चीज़ें स्पेशल इसमें बताई मैंने। ये बताया कि शून्य एक सम संख्या है। दूसरी चीज़ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ऋण पूर्णांक के बारे में। अब इसको समझते हैं कि ऋण पूर्णांक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ऋण पूर्णांक की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हम 5 में से अगर 2 को घटाएं तो हमें प्लस का 3 मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे -2 में से अगर 5 घटाने हो तो क्या मैं करूँगा? तो उसके लिए मुझे ऋण पूर्णांक की ज़रूरत होगी। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे अगर मान लो कि हम इसको बड़ा कर दें और इसको छोटा कर दें, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब धन पूर्णांक छोटा हो और ऋण पूर्णांक बड़ा हो, तो उसके लिए तो हमारा धन पूर्णांक से काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऋण पूर्णांक की। तो ऋण पूर्णांक जो होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शून्य से जो भी छोटी संख्या होती हैं वो ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है समझने का। जैसे कि अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, या हमारे पिताजी लोग जाते हैं, या फिर एक तरीके से बैंक में जाते हैं। बैंक में जब आप लोन लेंगे तो क्या होता है, वो ऋण होता है। आपका लोन क्या होता है, ऋण होता है, कर्ज होता है। तो आप 0 से छोटे हो, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कर्ज है, ऋण है कि जितने भी रुपए आपने लिए हैं। या फिर किसी दुकानदार के पास जाते हैं, 5 रुपये अगर आप उधार लगाते हैं तो वो 5 रुपये प्लस में नहीं है आपके, वो 5 रुपये आप माइनस में हैं। अभी आप जब उसको 5 रुपया जब देंगे तब आप 0 पे आएंगे। तो क्या होता है, 0 से जितनी भी छोटी संख्याएँ होती हैं वो ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जैसे कई बच्चों से अगर पूछ दिया जाए कि -14 और 0 में कौन बड़ा है, तो बच्चे ये सोचेंगे कि 14 है और वो 0 है, तो 0 तो छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। माइनस वाली जो भी संख्याएं होती हैं या जो भी पूर्णांक होते हैं माइनस के, वो 0 से हमेशा छोटे होंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार काम में आता है। यहाँ पे घटाने वाली एक विधि मैं बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मैंने लिखा था और -5, तो ये क्यों -3 आया? देखिए, जिस संख्या का मान लीजिए इसमें ये बड़ी संख्या 5 है, और उस संख्या के साथ जो साइन है वो साइन पहले लगा दोगे, और 2 में से 5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब एक और है, अगर हम 2 ऋण पूर्णांकों को साथ में अगर ये करें, जैसे मान लीजिए -5 है और ये -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस, मतलब ये माइनस रहेगा ऑलरेडी,
और 5 में इस 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ेंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, 5 रुपये मैंने उधार लगा दिए, फिर मैं दोबारा जाता हूँ दुकान पे और 2 रुपये का और सामान उधार ले लिया, तो सिंपल सी बात है कि 7 रुपये मैं माइनस में चला गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे वही चीज़ लागू होगी, ठीक है। और ये वाले को फिर से उसी विधि से समझ लेते हैं। मान लिया कि आपने किसी दुकान पे 5 रुपये उधार लिए और उस दुकान वाले को जाके 2 रुपये दे दिया, 2 रुपये दे दिया, फिर भी आप उस दुकान वाले को कितना रुपया भी आपको बाकी है देना, 3 रुपये, तो माइनस में ही रहोगे। कितना ईजी है ना, आसान सा तरीका है समझने का। ये बेसिक चीज़ें कई लोगों को नहीं पता थी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऋण पूर्णांक समझ गए। 0 से जितनी भी छोटी सी संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगी, वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स। अब आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, अब पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया, ऋण पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा एक अच्छा सा ट्रिक याद करने के लिए लिखा है मैंने। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य को जब एक साथ मिक्सचर कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो बन के हमारा तैयार होता है पूर्णांक। जैसे मान लीजिए चाय पत्ती, चीनी और दूध को मिला के और बना देते तो चाय बन जाता है। वैसे ही ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। उसको या तो आई से दिखाते हैं या तो जेड से दिखाते हैं, आई और जेड। अब अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो देखिए 0 से बड़ा जो होता है 1 2 3 4 5 और 0 से जो छोटा होता है -1 2 3 4 5। तो ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांकों का जो सम्मिलित जो होता है, सम्मिलित होकर जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 5 - 2 = 3, ये तो आपको परिभाषित हो गया। लेकिन अगर हम यही कह दें कि 5 और भागा 2, ये परिभाषित नहीं होगा ना, तो इसको 5/2 में लिख सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं हों जो p/q के रूप में लिखी जाएं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q दोनों ही पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या p/q ऐसे रूप में आपको मिल जाए तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये p और ये q, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो। क्योंकि अभी मैंने ऊपर बात किया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य के क्या होते हैं, सम्मिलित होकर जो बनाते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक में या तो ये धन हो p या तो ये q ऋण का हो। एक और कंडीशन ये होता है कि q ≠ 0 होना चाहिए। ये जो q होना चाहिए 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले अभी बताया था कि a मतलब कि जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। तब ये परिमेय संख्या तो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए 2 चीज़ें जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 3/5, 5/2, 4/3 ऐसा कुछ हो। और उसके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि p और q जो होना चाहिए वो दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और उसके बाद से लास्ट पॉइंट हमारा कंडीशन ये है कि जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर 0 होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर वो परिमेय संख्या नहीं रह पाएगा। अब उसके बाद देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया 2/3, -2/3, 4/5 etc। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं जो होंगी जो परिमेय संख्या के रूप में होंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। a/0 परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये मैंने अभी चर्चा किया था कि किसी भी संख्या में अगर q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बात याद रखना। अगर मैं पूछूं कि 5/0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा, वो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दे के एकदम पूरा वीडियो देखिए। आगे, प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि -5 एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे हम /1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये p और ये q, तो ये p/q के रूप में हो गया। तो इसका मतलब कि जितने भी पूर्णांक हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो
इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, या फिर परिमेय संख्या भी कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक को। अब अगला सी दिया हुआ है, दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 0 है और 1 है, या 1 या 2 है, तो 1 या 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, और 0 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगी, चाहे 4 और 5 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होंगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पूर्णांक को अगर दो पूर्णांक लेते हैं और उनके बीच में अगर हम परिमेय संख्या ढूंढेंगे तो अनंत परिमेय संख्याएं मिलेंगी। और ये अभी आगे चल के मैं बताऊँगा कि इसका फार्मूला कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। अगला चौथा पॉइंट, ये जैसे अगर मान लीजिए कि P और Q दोनों पॉजिटिव हो, P और Q, जैसे देखिए ये P और Q ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। Rn इसलिए लिखा है कि R फॉर रेशनल और N फॉर नंबर, जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा। तो 3/4 पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो उसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे, और निगेटिव और निगेटिव होगा तब भी उसको धनात्मक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव टू निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको भी पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। ये -3/4 अगर अंश माइनस का हो या सिर्फ हर माइनस का हो तो ऐसे परिमेय संख्या को हमेशा हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब सबसे लास्ट बता रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट है। अब देखिए, जब P तथा Q परस्पर अभाज्य हो, अभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई संख्या सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे तो ऐसी संख्या जो होती हैं वो अभाज्य होती हैं। तो जब P तथा Q परस्पर अभाज्य हो तो उसे निम्नतम परिमेय संख्या कहते हैं। निम्नतम का मतलब कि एकदम अपने मिनिमम जब पोजीशन पे आ जाए तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, ऐसे को हम बोलते हैं निम्नतम परिमेय संख्या। जैसे कि मैं एक आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 15/20, तो 15 क्या अभाज्य है? नहीं, 15 अभी 5 से कट जाएगा बच्चा, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, 3/4। अब बताइए, अब क्या 3 किसी से कट सकता है? 3 स्वयं से ही कटेगा, 3 एकन्ने 3। जब किसी भी संख्या का अभाज्य का मतलब होता है कि या तो वो सिर्फ स्वयं से कटे, तो 3/4 जो है, 3 भी स्वयं से कटेगा, 4 तो कट सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं काटने का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 से काट रहे हैं तो ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 को अगर हम काटें, 3 एकन 3, लेकिन 4 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे जो संख्याएँ होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? निम्नतम परिमेय संख्या। निम्नतम का मतलब होता है एकदम मिनिमम जो होती हैं उसको हम बोलते हैं। तो कभी कभी आ जाएगा कि इस परिमेय संख्या को, जैसे मान लीजिए बोल देता है कि 20/10 को क्या करिए आप निम्नतम में बदलिए, तो 10 दूना 20 मतलब कि 2, तो 2/1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका निम्नतम परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नतम परिमेय संख्या, मतलब कि एकदम मिनिमम, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। निम्नतम का मतलब इससे छोटा अब नहीं हो सकता है। बस यही हमारा टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं, डन करते हैं।